Hello guys, I'm Ravindra Gurjar, RG sir in front of you. Today we are again for you with a new video lecture that is a continuation part of electric field. ठीक है ना? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है ये टॉपिक, क्यों पढ़ने वाले हैं, कहाँ काम आएगा, ये सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे. तो लास्ट टर्म पे आपको याद हो तो मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था और उसमें मैंने बोला था सुपरपोजिशन दो टाइप के होंगे. पहले टाइप का जो था वो कौन सा था, डिस्क्रीट. ठीक है ना. दूसरा जो था वो कैसा था, कंटिन्यूस. ठीक है ना. डिस्क्रीट का मतलब मैंने समझा दिया था कि चार्ज जो है वो अलग अलग पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी कहते हैं. पर चार्ज अगर एक बॉडी पे अलोंग द लाइन कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. चलो, तो मैंने आपको टॉपिक का नाम भी बता दिया. ओके, कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का. पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है एरिया या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है ना. एक एक टॉपिक को वापस अपन ढंग से देखेंगे. चलो, पहला हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है टॉपिक, ढंग से देखना. चलो, फॉर सपोज हमारे पास एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, L. एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है और इसके ऊपर चार्ज अलोंग द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो टोटल चार्ज आपने क्या लिया है, Q लिया है. ठीक है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर टोटल लेंथ कितनी थी, L. तो L लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q. तो सर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, मतलब 1 पे कितना होगा, Q/L. और यूनिट लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको आप बोलते हो लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/L. क्लियर है. तो Q/L क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. मतलब 10 सेंटीमीटर की रोड है तो मान लो चार्ज है 10 कूलम. तो 1 सेंटीमीटर पे कितना है, तो आप कैसे निकालोगे, 10 डिवाइडेड बाय 10. आंसर कितना है, 1. बचपन में करते थे ना यूनिटरी मेथड, वही लगाया मैंने कि L लेंथ पे चार्ज कितना था, Q. तो यूनिट लेंथ मतलब 1 पे कितना हो जाएगा, तो Q/L. और पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, ये जो लैम्डा है ये क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्लियर है. अब यहां पे मान लो सपोज आपको क्या करना है, इस छोटे से पार्ट पे मान लो आपने क्या किया था, एक ये छोटा सा पार्ट लिया. ठीक है. मान लो मैं इतना ये छोटा सा पार्ट ले रहा हूं और इसकी जो विड्थ है वो मान लो क्या है, dx. क्या है, dx है. और इस पे जो चार्ज है वो मैं मान रहा हूं dq. क्या मान रहा हूं, dq. छोटा सा पार्ट, छोटू सा. ठीक है. तो आप इस dq चार्ज को निकालो. तो देखो हमने क्या बोला कि आपने पर यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लिया. अब आपको कितने लेंथ का चार्ज चाहिए था, इस dx लेंथ का चार्ज चाहिए था. तो आप पर यूनिट लेंथ को अगर वो dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको उतनी सी लेंथ का चार्ज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. कैसे, जैसे 10 सेंटीमीटर का चार्ज है 10 कूलम, तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 1 कूलम. तो आपको बोला 4.5 का कितना होगा, तो 4.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पर यूनिट लेंथ से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना है, 4.5 कूलम. ठीक है ना. तो सिमिलर, तो मैं बोल सकता हूं कि स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq जो होगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा पर यूनिट लेंथ के चार्ज को आपने क्या बोला था, लैम्डा. n2 आपकी लेंथ कितनी है, dx. आपकी लेंथ क्या होगा बेटा, dx. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, स्मॉलेस्ट चार्ज जो आपका है, छोटी से छोटी लेंथ का चार्ज, वो भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. तो dq इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा dx. यहाँ पे आपको लैम्डा भी पता होगा
आपको क्या होगा, जिस लेंथ का निकालना उस लेंथ से आपने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपको क्या मिल गया, वो छोटा सा चार्ज मिल गया। ठीक है, अब इस लैम्बडा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब लैम्बडा क्या है वो तो मैंने बता ही दिया, क्या है बेटा बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसकी SI यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी बताओ थोड़ा, चार्ज की कूलम, लेंथ की मीटर, तो कूलम पर मीटर। ठीक है ना, वो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, SI यूनिट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है कि L लेंथ का चार्ज कितना है, Q, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, Q/L, और पर यूनिट लेंथ का चार्ज होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। तो आपको जितनी भी लेंथ का चार्ज चाहिए होता है उस लेंथ को आप क्या करो, लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर लो, तो अल्टीमेट आपको क्या मिल जाएगा, उस छोटे से पार्ट का क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, इन सिमिलर मैनर हम बात करते हैं, ये आप कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, ओके, सिमिलर मैनर हम अभी क्या करने वाले हैं, अगर आपका ये चार्ज वॉल्यूम या एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको निकालना है। ठीक है, तो दूसरा मैं बात करता हूँ एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो उसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। चल कैसे, देखिए इधर, नाउ फॉर सपोज मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, वो क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, कैसे देखो, मान लो ये आपका एक स्फीयर है, क्या बेटा, एक स्फीयर है, गोला है, जिसका टोटल स्फीयर का चार्ज जो है वो कितना है, Q, मतलब उस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसा है, Q, मतलब पूरे गोले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप क्या कर रहे हो, उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहे हो एरिया को, जिसको आपने बोला ds, क्या बोला, ds, है ना, ये एरिया वेक्टर होता है, बाद में समझाऊंगा, पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कि छोटा सा चार्ज क्या है, वो है तो dq, और एरिया क्या बेटा, ds, छोटा सा एरिया क्या लिया, ds। तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल सरफेस S पे चार्ज कितना है, Q, मतलब आपका सरफेस एरिया कितना है, S, उस पे चार्ज कितना है, Q, तो बताओ यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आएगा, वो क्या हो जाएगा, Q/S, या Q/A भी बोलते एरिया को A। तो Q/S की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा, क्या होता है बेटा, सिग्मा, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर एरिया चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, या तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या फिर क्या बोलेंगे, एरिया चार्ज डेंसिटी। और उसी तरह आपको अगर इस छोटे से एरिया का क्या चाहिए बेटा, चार्ज निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, ये dq जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या होगा कि पर यूनिट एरिया का तो आपको पता है चार्ज वो कितना होता है, सिग्मा, और छोटे से एरिया से आप उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका क्या होगा, ये छोटा सा चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ऐसा यूनिट जो होगी इसकी सिग्मा की, वो क्या होगी बेटा, सोच के बताओ थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बेटा, चार्ज, तो क्या आएगा, कूलम, सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये अपना क्या निकला बेटा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिमिलर मैनर वी कैन कैलकुलेट, ओके, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कि वॉल्यूम पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आप देखना चाहते हैं। ठीक है बेटा, ओके, यहाँ पे देखिए कैसे, अब वॉल्यूम क्या लें, जैसे मान लो एक स्फीयर है ना, उसका एरिया तो अपन ने क्या माना S, पर स्फीयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, है ना बेटा, जैसे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मतलब पूरा भरा हुआ होगा। ठीक है बेटा, तो मान लो आपका एक स्फीयर है पूरा, और उसका वॉल्यूम क्या बेटा, टोटल का V। ठीक है, और आप इस पे एक छोटा सा पार्ट ले लेते हो, है ना,
और उसका वॉल्यूम आपने क्या कंसिडर किया, dv, और इस पे जो आपने चार्ज माना वो क्या माना, dq। तो आप क्या बोलते हो सर, v वॉल्यूम का जो चार्ज है वो कितना है, q। तो सर यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा, q बाय v। यूनिट वॉल्यूम पे जितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो रो क्या होगा, q बाय v। ऐसा यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी बेटा, कूलम पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया इसकी SI यूनिट। और उसी तरह का आपको dv निकालना है तो dv क्या हो जाएगा, सॉरी dq निकालना है तो dq क्या हो जाएगा, इस छोटा सा वॉल्यूम क्या हो गया dv इनटू आपका क्या हो गया बेटा रो। तो dq बराबर क्या हो गया, रो dv। तो वो आप क्या कर सकते हो, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, कौन कौन से, लीनियर्स, एरिया और वॉल्यूम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा टॉपिक आपके यूज आने वाला है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है, चलो। वो है सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अगर चार्ज आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका सुपरपोजिशन कैसे पढ़ेंगे, चलो मान लो फॉर सपोज आपका ये कोई बॉडी है और जिसपे चार्ज टोटल Q जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है ना। टोटल चार्ज कितना था, Q, वो क्या था, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड था। और आपको मान लो इस P पॉइंट पे यहाँ पे क्या निकालना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, इसके कारण। तो अब होता क्या है, तो सर आपने बताया था कि अगर चार्ज Q है तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, kq बाय डिस्टेंस स्क्वायर या kq बाय r स्क्वायर। तो ये अगर मैं मान लूँ यहाँ से डिस्टेंस जो है वो क्या मान ली बेटा r, तो क्या होगा kq बाय r स्क्वायर। पर Q कितना है सर, Q तो टोटल है, पर ये डिस्टेंस कौन से Q से नहीं पता ना। तो वहां पर अपन क्या कर सकते, इस कंटिन्यूअस बॉडी के लिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो आपको सबसे पहले इस बॉडी पे क्या करना पड़ेगा, मान लो टोटल एरिया क्या है S, ठीक है। तो आप क्या करो, इस पे एक छोटा सा चार्ज ले लो, ठीक है, वो क्या ले लो बेटा dq, छोटा चार्ज क्या ले लें dq। अब इस dq चार्ज को आप क्या कर सकते हो, पॉइंट चार्ज मान सकते हो, जिसके कारण r डिस्टेंस पे आप p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो मान लो वो क्या आ रहा है बेटा, छोटे से चार्ज के कारण क्या होगा, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी dE, क्या आएगी बेटा dE, ओके। और इस dE की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बोलो, kq बाय r क्यूब इंटू r वेक्टर, पढ़ा था अपन ने वेक्टर फॉर्म, ओके। नाउ तो सर ये तो इतने से कारण निकला, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एरिया होंगे, यहाँ पे एक और ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। तो इसकी वजह से क्या निकलेगा, मान लो पहले की वजह से निकला वो क्या निकला D1, फिर सेकंड की वजह से क्या निकलेगा DE2, थर्ड की वजह से क्या निकलेगा DE3। ऐसे कितने पार्ट्स होंगे, इनफाइनाइट पार्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो बहुत सारे पार्ट्स होंगे। सबकी वजह से आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सबका सम, है ना। तो अपन क्या करते थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा जब अपन ने डिस्क्रीट पढ़ा था तो वहां पे आपने क्या कर लिया था, इंडिविजुअल का क्या कर लिया था, वेक्टर सम कर लिया था। पर यहाँ पे वेक्टर सम ना करते हुए हम क्या करते बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको फाइंड करना है मान लो P पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, DE का, किसका करेंगे, DE का, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। और इसी की एप्लीकेशन पे आज हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी जो हम करने वाले हैं, क्लियर है। चलो तो अब आप देखोगे इसके एप्लीकेशन पार्ट पे कि क्या क्या एप्लीकेशन है वो हमको देखनी है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो आपके सामने आएगी वो आएगी एक चार्ज रिंग, क्या आएगी बेटा, चार्ज रिंग। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग की वजह से आपको क्या निकालना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ढंग से सीखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाला हूं, है ना, अभी इस टॉपिक के बाद या आगे जो भी मैं टॉपिक करवाऊंगा उसमें मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो आपके
कंपटीशन के हैं, बोर्ड के बहुत कम टॉपिक है। जो टॉपिक बोर्ड का होगा उसके आगे मैं लिख दूंगा बोर्ड, बाकी सारे टॉपिक किसके होंगे बेटा? कॉम्पिटिटिव होंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग, ड्यू टू चार्ज रिंग। और उसमें भी हम जो अभी फाइंड कर रहे हैं वो कहाँ फाइंड कर रहे हैं? उसकी एक्सिस, क्या कर रहा था? एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक बिल्कुल ढंग से समझना। इधर देखो, सपोज वी आर गिवन अ चार्ज रिंग। हमको क्या दे रखी है बेटा? एक चार्ज रिंग दे रखी है जिसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब आपको ये पता पड़ गया ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का क्या है? प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंटिन्यूसली क्या बेटा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, और इसकी रेडियस जो है वो क्या है? आर। रेडियस क्या बेटा? आर। तो वी आर गिवन अ रिंग ऑफ रेडियस आर। हमें क्या दे रखा है? एक चार्ज रिंग दे रखी है जिसकी रेडियस क्या बेटा? आर। सेकंड पॉइंट, वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन डिस्टेंस x। हमको क्या करना है? सेंटर से, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे आपको क्या निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है? नो, अब सर चार्ज तो जो आपका Q था वो पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो ये फॉर्मूला KQ/R² में कहाँ के लिए लगाऊं? यहाँ पे आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर मैं इस पूरे चार्ज को क्या सेंटर पे कंसंट्रेट मान लूं? नहीं, वो अपने यहाँ क्या होता था? सेंटर ऑफ मास में होता था, जहाँ पे अपन क्या कर सकते थे? मास को कंसंट्रेट मानते थे, है ना? तो वो गलती अपन नहीं करेंगे। तो क्या करें? मैंने टोटल चार्ज कितना ले रखा है? Q। तो मान लो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया उसका, ये छोटा सा पार्ट, इसका चार्ज मैंने ले लिया dq। क्या ले लिया बेटा? dq। दिख रहा है छोटा सा पार्ट? इन सिमिलर वे यहाँ पे भी मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जिसका चार्ज मैं क्या मान रहा हूँ? dq। और इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस क्या है? r है, जो दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है ना? कैसा है समझना कि हमारी रिंग जो है वो ऐसे रखी हुई है ना? आप इमेजिन करना कि रिंग आपके सामने ऐसे नहीं रखी हुई है। रिंग कैसे रखी हुई है बेटा? ऐसे रखी हुई है। ओके, और उसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आपने क्या किया? एक छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया है, और उसके नीचे वाले पॉइंट पे आपने क्या किया? छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया है जिस पे चार्ज dq और इस पे भी चार्ज क्या बेटा? dq है। अब आप इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो ना बेटा? चलो, तो मान लो ये एंगल क्या है बेटा? थीटा, और ये एंगल भी क्या है? थीटा। वो पॉइंट P पे आपको क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। ओके, तो पहले तो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? अवे। तो वो मान लो क्या आ रहा है बेटा? DE। ठीक है, और ये वाला है, इसके कारण भी उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा? अवे होगा। तो ये वाला भी क्या आएगा बेटा? DE। सर आपने दोनों को बराबर क्यों लिया? क्योंकि देखो चार्ज दोनों पे क्या लिया अपन ने? सेम। दोनों की डिस्टेंस भी क्या ली बेटा? सेम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो दोनों पॉइंट पे भी क्या होगी बेटा? सेम होगी। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्मॉल
एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू स्मॉल एलिमेंट। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, डी, वो कितनी होगी बताओ, के छोटा सा चार्ज, क्यू डिस्टेंस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ये होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सही बात है। इसी तरह ये वाला डी निकालोगे, वो भी क्या आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस सबकी क्या होगी, सेम होगी। ओके, ये थीटा है, तो ये सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस डी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी ई साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, समझ आया। अच्छा, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देते बेटा, कैंसल। ये तो एक दूसरे को क्या कर देते बेटा, कैंसिल कर देते कि ऊपर जितना लग रहा है उतना क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 2d cos थीटा। क्या ऐसा होगा, सोचो। बच्चा सोच सकता है ना कि सर दो कंपोनेंट लिए आपने, साइन थीटा क्या हो गए, कैंसल, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग गए, तो क्या हो गए, ऐड हो गए, और कितना आ गया, 2d cos थीटा। डी की वैल्यू रख दोगे, cos थीटा ट्राइंगल से निकाल के रख दोगे, हो गया। नहीं, क्योंकि बेटा आपने केवल 2 पॉइंट कहाँ लिए, यहाँ पे और यहाँ पे। मान लो आपकी ये क्या थीटा, रिंग, ये क्या थीटा, रिंग। आपने जो भी पार्ट ले रखा वो कौन सा ले रखा था, ये, और कौन सा ले रखा था, ये। ठीक है, इस रिंग पे ऐसे 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 बहुत सारे पार्ट होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे पार्ट्स होंगे। समझ पा रहे हो। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम अगर फ्रंट व्यू इसका बताऊं, तो आपने जो पार्ट लिया वो कौन सा लिया है, ये वाला पार्ट लिया है, और कौन सा पार्ट लिया है बेटा, ये वाला पार्ट लिया है। आपने इन दोनों की वजह से, यहाँ बाहर कोई पॉइंट था, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे निकाला है। पर सर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना, ऐसे 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 एलिमेंट बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे ना, है ना। इनका फ्रंट व्यू, ये तो आपको साइड व्यू बनाया मैंने रिंग का। रिंग का क्या है, साइड व्यू है। अब ये रिंग का साइड व्यू था ऐसे, पर रिंग का अगर फ्रंट व्यू बनाऊँ तो वैसे बनेगा। तो आपका ये क्या था, छोटा सा पार्ट डी क्यू, और ये क्या था, छोटा सा पार्ट डी क्यू। आपने तो 2 ही पॉइंट लिए ना, पर ऐसे कितने पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ऐसा सपोज समझो, ये वाला जो है, ये 2 पॉइंट अभी आपने बनाए, ये मेरा उंगलियों को ध्यान से देखना, ये वाला नीचे वाला डी, ये वाला कौन सा है, ऊपर वाला डी। ये दोनों कंपोनेंट कौन से हैं, कॉस थीटा वाले। ये दोनों कौन से हैं, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा वाला क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, ये दोनों वाले कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। ये दोनों वाले कंपोनेंट एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्लियर है। नाउ अब मैं ऐसे 2 कंपोनेंट और ले लूँ, ठीक है। इसके ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, साइन थीटा, ये वाले क्या होंगे, कॉस थीटा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे, तो ये सारे कंपोनेंट जो आपके सामने है, ये सारे क्या बेटा, इंडिविजुअल डी। इसके ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, डी ई साइन थीटा वाले, जो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये वाले सारे क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डबल नहीं होगा या 2 टाइम्स नहीं होगा, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐड होगा इंडिविजुअल के कारण। तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल फाइंड करना है। क्लियर है। ओके, नाउ अब देखो, तो मैंने बता दिया डी साइन थीटा और डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल, और डी कोस थीटा सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और फिजिक्स में ऐड होने का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होगा ना, इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो आएगा वो सारे डी कोस थीटा क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने का मतलब फिजिक्स में क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, डी कोस थीटा का क्या आएगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि साइन थीटा वाले सारे क्या हो गए, कैंसल। क्लियर। नाउ अब तो सिंपल सी चीज है, डी ई की वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। इस ट्राइंगल से देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, क्या होता है कॉस थीटा,
ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सर आपने बदला क्यों, cos थीटा रहने देते हैं, नहीं, मुझे निकालना किस डिस्टेंस पे था, x डिस्टेंस पे, जबकि आपके आंसर में कहीं x डिस्टेंस आई नहीं रही थी। तो x डिस्टेंस को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, x डिस्टेंस में बदलना पड़ा। ओके, नाउ अब सिंपल सी चीज़ है, जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, k डी क्यू आर क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओके, डी क्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, x क्या बेटा, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू का, किसका होगा, डी क्यू का, क्लियर है। और मुझे बताओ, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डी क्यू थे, इस सारे छोटे छोटे डी क्यू को जोड़ोगे तो आपको क्या टोटल रिंग का चार्ज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, ये आपका क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये आर क्या है, अब देखो आर आप कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरम थ्योरम से, ये आर है, ये एक्स है, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे बोल सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1/2। तो अगर आर की जगह आप वैल्यू रख दोगे तो देखो ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, के क्यू एक्स अपॉन ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, और उसका क्या कर रहे हो बेटा आप, होल क्यूब कर रहे हो। तो फाइनली आंसर जो आपका सामने निकल के आया वो आया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका फाइनली आंसर हुआ जो आपको याद करना है। तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ अब आपको बहुत सारे केसेस देखने हैं, क्या देखो ये पॉइंट धीरे धीरे पास में लाता रहूँ, ठीक है। तो अगर मैं वो पॉइंट किसका के यहाँ पे लाया, इसका मतलब x क्या है, 0, और x 0 मतलब कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर पे, कहाँ जाएगा, सेंटर पे। तो अगर x में 0 रख दूँ तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हो, रिंग के सेंटर पे निकाल रहे हो, है ना। अभी अपन ने तो एक्सिस पे निकाला, ये तो जनरल पॉइंट पे। अब इसके अलग अलग केसेस देखेंगे। तो अगर x 0 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, सेंटर। अच्छा, हो सकता है ये x बहुत दूर हो, x क्या हो, बहुत दूर हो, तो मैं केस लूँगा x इज ग्रेटर देन r, मतलब इस r के कंपैरिजन में x बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मैं बोलूँ ये x बहुत पास में हो, मतलब r के से भी क्या बहुत पास में हो, तो x इज लेस देन r, ठीक है ना, x इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ऐसे कुछ केसेस देखेंगे, उसके बाद इसके बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में आने वाले न्यूमेरिकल्स वो करेंगे। क्लियर है, ओके, नोट डाउन करो फटाफट। ओके ओके बेटा, तो देखिए मैंने बोला था कि अभी अपन जो रिंग पढ़ रहे हैं उसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ हम किस किस के बीच में बनाना चाह रहे हैं, हम जो ग्राफ बनाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस एक्स, मतलब इधर डिस्टेंस प्लस एक्स है, इधर डिस्टेंस क्या है माइनस एक्स, इधर इलेक्ट्रिक प्लस ई, नीचे क्या होगा माइनस ई, और ये आपका क्या बेटा ओरिजिन 0, ठीक है। अब आपने देखा था केस फर्स्ट में आपने क्या रखा था, सेंटर पे 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था 0। तो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं एट x इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 आया था, नहीं आया था। फिर 0 से अपन आगे बढ़ेंगे, मतलब वो जो है ये मान लो ये r है, ये क्या बेटा r, और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है x। अगर ये r बहुत ज़्यादा है, x बहुत कम, यहाँ पे कहीं पे भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक r से कम तक है, बहुत पास में है। तो सेकंड केस आपने क्या देखा था, ये x की वैल्यू जो है वो r के कंपैरिजन में क्या बेटा कम है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा था कि E जो आया था वो x के क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, याद आया सेकंड केस। थर्ड केस हमने देखा था कि ये जो पॉइंट है यहाँ से x बहुत दूर है, ये r तो बहुत कम है और x डिस्टेंस क्या है बहुत दूर है। तो उस केस में x इज ग्रेटर देन r पे
आपने देखा था ई क्या आया था बेटा, एक्स स्क्वायर के क्या आया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और लास्ट जब x कितना था बेटा, इनफाइनाइट था, तो e कितना आया था, 0। e कितना आया था, 0। चलो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये मान लो x इक्वल टू 0 डिस्टेंस, उसके बाद धीरे धीरे x बढ़ा रहे हैं, x बढ़ रहा है तो e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ये स्ट्रेट लाइन किसको शो करता है, प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है। ओके, फिर उसके बाद देखा आपने जब x की वैल्यू r के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है तो उसके बाद वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, एक्सपोनेंशियली ऐसा डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो मान लो मैंने क्या बोला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, उसके बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और लास्ट में इनफाइनाइट पे जाके कहीं क्या होगा, 0 होगा। इसलिए देखो मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम है। और वो वाला जो पॉइंट आया था वो x इक्वल टू क्या आया था, r/√2। याद आया कुछ, ये तो x कितना था, 0, और r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, मैक्सिमम। उसके बाद वापस धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इनफाइनाइट पे क्या होगा, जाके 0 होगा। इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, और लास्ट में जाके इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0 होगा। और ये वाला पॉइंट जहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, -r/√2 क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्या होगा ना, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम कितना आया था बताओ, याद करो, कितना आया था, 2kq अपॉन 3√3r²। यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा 2kq अपॉन 3√3r²। तो ये आपका एक ग्राफ बहुत सुंदर सा बनता है उससे रिलेटेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होता है, तो सेंटर पे 0 होता है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू +r/2, x इक्वल टू -r/2। ये 2 पॉइंट होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, मैक्सिमम आता है। क्लियर है, एनी डाउट? ओके, नोट डाउन करो। बहुत अच्छा ग्राफ है, ये आपके बोर्ड लेवल तक है। इसके बाद जो भी करवाने वाला हूँ वो सब कंपटीशन की बात है। ठीक है ना, कॉपी कर लो यहाँ तक। आपको ये आर्क दे रखी है, मतलब मान लो आपको एक रिंग था, रिंग का एक हल्का सा पार्ट लिया है ना, उसको मैं आर्क बोल रहा हूँ। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालना है, उस आर्क के सेंटर पे। मान लो ये उसकी रेडियस क्या है बेटा, आर। रेडियस क्या बेटा, आर। जो भी उस लाइन को मिलाएगी वो रेडियस आर ही बनेगी। ठीक है, तो क्या इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं? नहीं। ये भी एप्लीकेशन किसका बेटा, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ। ठीक है बेटा, मान लो ये एलिमेंट की लेंथ क्या है, dx, चार्ज क्या है, dq। ठीक है, ओके। आर्क पे मान लो सपोज ये टोटल एंगल आर्क का सेंटर पे कितना बन रहा था, ये P पॉइंट पे अल्फा, क्या था अल्फा। इसके इधर का एंगल मैं लूँ तो क्या आ जाएगा, α/2, और इसके इधर का एंगल भी क्या बेटा, α/2। मैंने इसका क्या लिया बेटा, बाइसेक्टर लिया बीच मिड पॉइंट से। ये एंगल α/2 α/2 है। और आर्क जो हमने काटी है मान लो ये, ठीक है, ये एंगल बना रही है मान लो d थीटा। क्या बना रही है बेटा, d थीटा। और इसकी लेंथ क्या है बेटा, dx। क्या बना बेटा, dx। ठीक है, समझ में आया डायग्राम? पहले क्या किया देख लो, ये मैंने क्या किया बेटा, एक आर्क ली पूरी। मुझे इसकी वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकता, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, जिसका चार्ज कितना होगा, dq, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा देखो। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो क्या होगा बेटा, dE। कितना होगा, dE। और सिमिलर मैनर मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ बेटा, एक आर्क ले सकता हूँ। ठीक है, वो सेम उसी डिस्टेंस में मैंने एक और आर्क लिया, वो मान लो θ1 एंगल पे लिया, और इधर से क्या ले लिया बेटा, एक और θ एंगल पे ले लिया। और वो आर्क भी मान लो मैंने क्या लिया है, θ एंगल पे लिया है, और वो भी इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, dE आएगा। ये चीज़ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बेटा, इस छोटे से आर्क की वजह से यहाँ पे कितना होगा, dE। इस छोटे से आर्क की वजह से वहाँ पे क्या होगा, dE। ये dq चार्ज है। ठीक है, अब बताओ इस dE का मान कितना होगा,
तो इस डी ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो देखो कितना आएगा, मान लो डी ई हो रहा है, क्या आ रहा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको मिलाने वाली लाइन ये भी रेडियस क्या होगी, आर ही होगी, तो क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, पहले ये भी चीज है यहाँ पे, है ना, डी क्यू की वैल्यू क्या है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, तो आपने ऐसा छोटा सा एलिमेंट यहाँ लिया, तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अब बहुत सारे एलिमेंट हैं तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़े कैसे सर, ये अगर मान लो थीटा है तो ये वाला सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, देख पा रहे हो, ये क्या बोला मैंने बेटा, ये एंगल थीटा है तो इसकी वजह से सामने वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, ये एंगल थीटा होगा तो ये सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या है, डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन थीटा होगा। इन सिमिलर मैनर इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, डी साइन थीटा। समझ पा रहे हो, इस डी के एलिमेंट ले लिए हमने, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, ठीक है। नाउ यहां पे ये वाला और ये वाला तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। क्या कर देगा, कैंसल आउट, क्योंकि एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, है ना। मैंने दो के नहीं, ऐसे जितने भी आएंगे, मान लो ये 1 2 3 4 5 आएंगे, सबके साइन थीटा बनेंगे, तो वो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब ऊपर पार्ट के साइन थीटा सब कहाँ लगेंगे, ऊपर, इस नीचे वाले पार्ट के सारे साइन थीटा कहाँ लगेंगे, नीचे। तो ऊपर वाले किसको कर देंगे, नीचे वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और सारे कोस थीटा वाले कहाँ जाएंगे, उधर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब थीटा कॉस, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक जोड़े, यहां से लेके यहां तक आपने अलग अलग एंगल माना ना, ये थीटा तो अपने यहां से इधर मान लिया, इधर ये क्या मान लिया, ये एंगल मान लिया। अब कहां से कहां तक अपन क्या करें बेटा, इंटीग्रेट करें। तो देखो यहां से एंगल यहां तक क्या, अल्फा बाय 2, यहां से यहां तक क्या है, अल्फा बाय 2, तो प्लस में अल्फा बाय 2 और माइनस में अल्फा 2। क्लॉकवाइज एंगल को आप पॉजिटिव लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। तो आपको इंटीग्रेशन जो करना पड़ेगा वो कहां से करना पड़ेगा, माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके रेडियल कंपोनेंट बनेंगे अभी तो, ठीक है। तो इसके इधर ऊपर वाले सारे क्या होंगे, प्लस अल्फा बाय 2, इसके नीचे सारे क्या होंगे, माइनस अल्फा बाय 2। तो माइनस अल्फा बाय 2 से स्टार्ट करके एंगल फाइनल कहां तक जा रहा है, अल्फा बाय 2 तक जा रहा है। तो वहां से वहां तक क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। ओके, नाउ डी की वैल्यू, अच्छा पहले डी क्यू की वैल्यू लिख देते हैं। डी क्यू कितना होता है, इस पूरे पे लेंथ है मान लो लैम्बडा, इसकी क्या बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, डी क्यू। समझ पा रहे हो, क्या ऐसे समझ में नहीं आता है तो याद करो, डी क्यू क्या था, डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एक्स, पता था। लीनियर चार्ज डेंसिटी को उसका छोटे से एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या उसकी टोटल चार्ज मिल जाता, नहीं मिल जाता है। तो लैम्बडा को अगर मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, छोटा सा चार्ज मिल गया, नहीं मिल गया। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते बेटा, के इसको क्या लिख दो बेटा, लैम्बडा इंटू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, एनी डाउट। नाउ अब क्या करें, मैंने dx लेंथ मानी है, dl भी मान सकता हूं, है ना, यहां पे x मान रहा हूं ना, क्लियर है। अब क्या करें सर, dx क्या है, dx है आपका ये छोटा सा आपने जो आर्क बना रखा है, और इसका एंगल भी बहुत छोटा सा होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं इधर, मान लो ये आपका dx है, ये क्या बेटा dx है ना, dx माना ये क्या बेटा आर्क, और इससे छोटा सा जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, डी थीटा। थीटा के आगे जस्ट आगे क्या बेटा, इस छोटे से एलिमेंट ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, छोटे से एलिमेंट ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, वो एंगल मैं इतना छोटा सा ले रहा हूँ, है ना। तो वो एंगल क्या माना, डी थीटा। ये क्या बेटा डी एक्स, डिस्टेंस क्या है आर।
तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो गई ये, रेडियस क्या हो गई आर, तो dx की वैल्यू क्या होगी बोलो, आर डी थीटा। dx की वैल्यू क्या हो गई, आर डी थीटा। तो अब देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ के लैम्बडा dx की जगह क्या रख दूँ बेटा, आर डी थीटा अपॉन माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, नीचे क्या आ रहा है बेटा आर स्क्वायर, ये तो किसकी वैल्यू बेटा डी इंटू कॉस थीटा। ये एक आर से आर क्या हो गया कैंसल। तो देखो जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, थोड़ा मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि क्या आ रहा है के लैम्बडा, ठीक है, और नीचे से क्या आ रहा है आर, ये तो आ गया बेटा कांस्टेंट बार, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, इंटीग्रेशन किसका करोगे कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो ये आएगा ई इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर। एक बार यहाँ पे अपर लिमिट और ये क्या रखूँगा लोअर लिमिट, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो फाइनली सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2। तो ये आंसर आएगा 2 के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। लिमिट रख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या लिमिट रखी मैंने। एक बार रखी अल्फा बाई 2, एक बार बीच में माइनस का साइन लगाया माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये पता है ना आपको। साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 क्या बनेगा साइन अल्फा बाई 2, किसका माइनस का, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, तो बन जाएंगे 2 साइन अल्फा बाई 2। क्लियर है, ओके। तो ये आपका क्या निकला, आर्क की वजह से क्या निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला, ठीक है। कंपटीशन में आपको केवल एज अ फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, बोर्ड लेवल में ये नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला याद करना है कि आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है 2 के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा इज ए एंगल मेड बाय आर्क, क्लियर है, ओके, कॉपी दैट। ओके चलो, अब इसके बहुत सारे केसेस देखेंगे अपन कि कौन कौन से केस हम बना सकते हैं, ठीक है। चलो कौन कौन से केस है देखो। अब एक आर्क कौन कौन सा एंगल बना सकती है, एक आर्क एंगल बना सकती है 2 पाई का, एक आर्क एंगल बना सकती है पाई का, एक आर्क एंगल बना सकती है पाई बाई 2 का। तो उसमें अलग अलग केसेस बन जाएंगे और वो अगर आपने याद भी कर लिए तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो मान लो केस फर्स्ट, अल्फा एंगल जो है वो है 2 पाई। अल्फा एंगल कितना है 2 पाई। इसका मतलब आपकी आर्क जो है पूरा एक कंप्लीट रिंग बना रही है, तभी तो एंगल कितना होगा 2 पाई। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को निकालनी है जिसकी रेडियस क्या है आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या था 2 के लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। अल्फा की जगह क्या आ गया 2 पाई डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसल, साइन पाई साइन 180 कितना होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो वापस एक फॉर्मूला और आ गया आपके कि रिंग की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है, ओके। नाउ केस सेकंड, केस सेकंड में बात करते हैं कि अल्फा अगर कितना है बेटा पाई, इसका मतलब ये आपकी ऐसी चार्ज रिंग है और इसकी वजह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल रहे हो वैल्यू कर रहे हो। इसका भी अलग डेरिवेशन होता है पर अभी अपन को फॉर्मूला मिल गया तो अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे। देखो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करें नॉर्मली मान लो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा इधर,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर। ठीक है, अब उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस थीटा वाले और साइन थीटा वाले। ये वाले सारे कंपोनेंट, इसके ये वाले सारे कंपोनेंट इधर, इसके वाले सारे कंपोनेंट इधर, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। फिर सारे कंपोनेंट कहाँ आएंगे, नीचे की डायरेक्शन में आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है। और वो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा मतलब पाई डिवाइड बाय 2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती बोलो, 1। तो आंसर आएगा 2k लैम्बडा बाय आर। ये क्या होता है बेटा, आर्क की वजह से। ठीक है, क्लियर है। केस थर्ड में देखो, अगर आपके पास रिंग जो है वो क्वार्टर रिंग है। कैसी है बेटा, क्वार्टर, 1/4 पार्ट है। कितना है, तो ये एंगल जो बन रहा होगा वो कितना होगा, π/2 का। कितना होगा, π/2 का। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बेटा, इस डायरेक्शन में आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, π/2 डिवाइड बाय 2, तो π/4। साइन π/4 मतलब 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 45 1/√2। तो 2k लैम्बडा बाय आर डिवाइडेड बाय √2, एक रूट से √2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो फाइनली आंसर आएगा √2k लैम्बडा बाय आर। ठीक है, तो देखो आपने एक क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बोलो, 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय दैट आर्क। अगर वो आर्क पूरा एक सर्कल बनाती है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। वो अगर आर्क क्या बनाती है बेटा, हाफ रिंग बनाती है, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, 2k लैम्बडा बाय आर। अगर वो क्वार्टर रिंग बनाती है तो आंसर कितना आता है, √2k लैम्बडा बाय आर। दैट्स इट। उसी के कंटिन्यूशन में अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रोड एट जनरल पॉइंट। ठीक है बेटा, अभी आपको मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा जनरल पॉइंट का मतलब क्या है। सपोज you are given a charge rod having a charge q uniformly distributed having a length L. ठीक है, you have to find electric field intensity at distance r at point P. ओके, अब मैंने जनरल पॉइंट इसलिए बोला कि मैं मिड पॉइंट पे फाइंड नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकता हूं। फॉर सपोज यहां से जो एंगल बना रहा है वो इधर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में θ1 बना रहा है, और इस एंड से ये एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, θ2। ठीक है, तो आपको दो एंगल दे रखे हैं, θ1 और θ2, इसलिए मैंने आपको क्या बोल रहा है, जनरल पॉइंट। ठीक है, बाकी मिड में होता है तो दोनों एंगल θ क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी अपन जनरल पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी वजह से अब देखना होगा क्या, सर इतने वाले सारे एलिमेंट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं आएगा। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, cos थीटा और sin थीटा वाले। इसके वाले के इधर का कंपोनेंट आएगा, उसके दो कंपोनेंट आएगा, cos थीटा और sin थीटा वाले। अभी तक अगर ये बराबर होता तो इधर वाले और इधर वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जबकि इस केस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मैं वापस आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ एक नया, क्योंकि अपन इसको पॉइंट चार्ज से कंसीडर करके तो नहीं करेंगे। ये बड़ा कौन सा एग्जाम्पल है, कंटिन्यूस चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है। तो मान लो आपके पास क्या था, जनरल पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो कौन से पॉइंट से, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे बेटा, आर पे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ से एक वेरिएबल डिस्टेंस लेते हो, और वो वेरिएबल डिस्टेंस मान लो x, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी डिस्टेंस क्या है बेटा, जिसकी विड्थ क्या है, dx, और इसका चार्ज क्या है, dq। ठीक है, जो यहाँ से मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना बना रहा है, थीटा। अब सर ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, छोटा सा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, छोटा सा। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, so this component will be DE cos theta and this component will be DE sin theta.
तो इसके दो कंपोनेंट हुआ है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, पैरेलल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपको दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पैरेलल वाला भी निकालना है और परपेंडिकुलर वाला भी निकालना है। रीजन मैंने बता दिया, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो क्या है, एल लेंथ पे चार्ज कितना दे रखा है, क्यू, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, क्यू बाय एल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एल। और अगर आपको एक छोटा सा चार्ज डी क्यू निकालना है तो डी क्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, लैम्बडा को किससे मल्टीप्लाई कर देते हो बेटा, उस स्मॉलेस्ट लेंथ डी एक्स से, तो आपका क्या हो जाता है, डी क्यू कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, चल अब बढ़ते आगे। पहले मैं निकाल रहा हूँ पैरेलल कंपोनेंट, कौन सा निकाल रहा हूँ, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे सा चार्ज की वजह से डीई आएगा, कौन सा, डीई पैरेलल। डीई ये पैरेलल का साइन बना है ना, डीई पैरेलल क्या होगा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, पैरेलल कंपोनेंट यही है। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीई, इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्या है, के, चार्ज कितना है बोलो, डी क्यू, डिस्टेंस ये वाली कैसे होगी, आर, ये एक्स, तो ये क्या है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोलोगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, एनी डाउट। नाउ डी क्यू आप निकाल चुके हो, कितना है, लैम्बडा डी एक्स, तो डी क्यू की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो लैम्बडा इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा, डी ई। ओके, तो डी ई पैरेलल के लिए आप क्या करोगे, डी ई की वैल्यू यहाँ रख दोगे। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या करोगे आप, यहाँ से क्या करोगे, वैल्यू रखोगे डी ई की, तो डी ई पैरेलल क्या आ जाएगा, बोलो, के लैम्बडा डी एक्स, के लैम्बडा डी एक्स साइन थीटा अपॉन ये क्या रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो सिर्फ कौन सा निकला था, पैरेलल का एक कंपोनेंट निकला। अब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे होंगे, जो लेके यहाँ से लेके कहाँ तक होंगे, यहाँ तक, तो सारे एलिमेंट की वजह से क्या होंगे, वो डी साइन थीटा क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कहाँ से करें भाई, ये वाला जो है पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा 1, ये वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है, थीटा 2। तो ये वाले कंपोनेंट जो होंगे थीटा 1 वो कैसे घूम रहा है, एंगल क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल आप कैसे लेते हो, पॉजिटिव, कैसे लेते हो, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को कैसे लेते हो, नेगेटिव। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से बेटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, तो थीटा 2 तो आप नेगेटिव में लोगे और थीटा 1 क्या लोगे, पॉजिटिव में। तो आप टोटल ई पैरेलल निकालोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई पैरेलल कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से लेके थीटा 1 तक। ये लाइन समझ में आई नहीं आई, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। माइनस थीटा 2 क्या लेगा, एंगल एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव। गॉट इट। नाउ अगर मैं यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू निकालूं तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा मेरे लिए। ठीक है, कैसे करते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन को, अभी तक आप क्लास 11 जब पढ़ के आए आप नहीं सीखे होंगे, ये क्लास 12th में सिखाया जाएगा आपको। फिर भी मैं आपके लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप स्किप करना चाहो तो भी कर सकते हो, और जिसको इंटीग्रेशन आता है वो करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, r इक्वल टू या x वेरिएबल x मान लेते, चलो x को मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, r tan थीटा ले लेता हूँ, x को क्या ले लेता हूँ, r tan थीटा। ओके, डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, x का डिफरेंशिएट dx, r tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आएगी और dx भी आ गया। क्यों, क्योंकि मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो थीटा की टर्म में करना है, और वेरिएबल मेरा कौन था एक और यहाँ पे x, तो इस x वेरिएबल को हटाओ, तो x वेरिएबल में कौन है, एक तो dx और एक x है, दोनों की वैल्यू उठा के वहां रख दूंगा। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे ढंग से देखना है इसको बिल्कुल। ओके, तो E पैरेलल जो आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से कहाँ तक, थीटा 1 तक, DE देखो ध्यान से देखना, के लैम्बडा dx की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं वापस, क्या आ रही है, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा इंटू ये कौन है भाई, साइन थीटा, थीटा ही थीटा। ओके, अब यहां पे क्या बेटा,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? क्लियर है? चलो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, के लैम्बडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा साइन थीटा। ओके, सॉल्व कर लेता हूं, इंटीग्रेशन बाद में करते हैं। इंटीग्रेशन की लिमिट थीटा 2 से थीटा 1। ओके, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट? तो बहुत आसानी से ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसल। ये आर से आर क्या हो गया, कैंसल। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है, ई पैरेलल क्या आ गया, के लैम्बडा बाय आर तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन माइनस थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, डी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कैंसिल हो गया ना। तो फाइनली सॉल्व करने पे आएगा ई पैरेलल के लैम्बडा बाय आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन थीटा 1 माइनस, ठीक है, लिमिट देखो एक बार लगाओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस थीटा। अब लिमिट जब एक बार तो क्या रखूंगा, अपर लिमिट मतलब क्या रखूंगा, थीटा, और लोअर लिमिट क्या लिखूंगा, थीटा 2। तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है? इसी तरह जब आप ये पैरेलल कंपोनेंट निकालते हो या परपेंडिकुलर वाला निकालते हो, ये मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा सिमिलरली वो आएगा के लैम्बडा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये आपको फॉर्मूला एज याद रखना है, कौन से, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं, किसके लिए बेटा, एक चार्ज रोड के लिए। ठीक है, अभी अपन इसमें और केस देखते हैं। क्या केस देखते हैं कि अगर मैं ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का कर दूं, सेमी इनफाइनाइट लेंथ का कर दूं, तो क्या होगा, उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में बनते हैं, नीट में तो नहीं बनते हैं, जेई में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, केसेस पे, वो आपको देखने हैं। क्लियर है? कॉपी करो। मैं जो निकाल रहा हूं वो इनफाइनाइट वायर, मतलब फाइनाइट लेंथ का नहीं, इनफाइनाइट है, मतलब दोनों तरफ वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एंगल होता है वो आप मेजर करते थे थीटा 1 और थीटा 2। अब ये एंगल इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कितना होगा। अब देखो ऐसा समझो, ये एंगल यहाँ पे है, और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और बढ़ा, और बढ़ा, और पैरेलल हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90। इन सिमिलर एंगल ये एंगल भी कितना होगा, 90। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या होंगे, 90 होंगे। तो cos 90 माइनस cos 90 कितना आ जाएगा, 0। तो पैरेलल कंपोनेंट जो होगा इसका, कौन सा, ये वाला, मतलब इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे ना, एक तो कौन सा आएगा, पैरेलल, और दूसरा क्या आएगा, परपेंडिकुलर। तो ये पैरेलल वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 0। और परपेंडिकुलर में देखो sin 90 प्लस sin 90 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 2 के लैम्बडा बाय आर। उसी तरह मैं एक और बात करता हूँ, सेमी इनफाइनाइट। क्या बात करता हूँ ना, सेमी इनफाइनाइट। अब सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है कि मतलब एक तरफ से तो क्या है बेटा, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और आप इसके क्या करो बेटा, वन एंड पे निकाल रहे हो, तो इसके भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट होंगे, ई परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, ई पैरेलल। ठीक है, और मान लो ये ई पैरेलल और परपेंडिकुलर आते हैं, तो देखो पहले मैं ई पैरेलल निकालता हूँ, कितना आता है बोलो, के लैम्बडा बाय आर। अब देखो इसके लिए एंगल तो कितना बेटा, ये सब धीरे धीरे बढ़ता रहेगा कितना होगा, तो थीटा 1 तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90, इनफाइनाइट तक है ना। ओके, और थीटा 2 ये एंगल ही नहीं है, 0, तो थीटा 2 कितना है बेटा, 0 डिग्री। कितना है, 0। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने, कि देखना समझना, ये एंगल होता था, ठीक है, थीटा 1, फिर ये और बढ़ेगा, ये लेंथ और बढ़ी तो एंगल और बढ़ा, लेंथ और बढ़ी तो, पर लेंथ जब इनफाइनाइट हो गई तो ये थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90। ओके, के लैम्बडा बाय आर कॉस थीटा 2 कितना बेटा, 0 माइनस कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना हो गया, 0।
तो आंसर आएगा ई पैरेलल जो आएगा वो आएगा के लैम्बडा बाय आर। इसी तरह ई परपेंडिकुलर क्या आता था, के लैम्बडा बाय आर क्या आता था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 कितना है 90 प्लस थीटा 2 कितना है 0। ठीक है, ओके, साइन 0 ना बेटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन 0 तो क्या हो गया 0, तो ये भी क्या आया के लैम्बडा बाय आर। तो देखो इसका ई परपेंडिकुलर भी आया और ई पैरेलल भी आया, मतलब नेट ई जो आएगा वो कहाँ आएगा बेटा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन हुआ है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है।